मध्य प्रदेश का व्यापम घोटाले को खूनी घोटाला कहा जा रहा है, तो सबसे ज्यादा खतरा मंडरा रहा है उन लोगों पर जिन्होंने इस घोटाले से पहली बार पर्दा उठाया था। आज भी इसी कोशिश में वो जुटे हुए हैं। इन्हीं में एक हैं ग्वालियर से आशीष चतुर्वेदी, जिन पर 14 हमले हो चुके हैं। क्या आपने कभी किसी साइकिल पर चलने वाले आम शख्स की सुरक्षा में रिवॉल्वर धारी पुलिस वाले को तैनात देखा है? अगर नहीं तो देख लीजिए कितना गहरा है मध्य प्रदेश के खूनी व्यापम घोटाले का खौफ। ये हैं साल 2010 में महज 19 साल की उम्र में व्यापम घोटाले का सच सामने लाने वाले आशीष चतुर्वेदी। आशीष पर भी 14 हमले हो चुके हैं, लेकिन अगर आप इस पुलिस वाले को देखकर यह सोच रहे हो कि आशीष सुरक्षित हैं, तो सुनिए। आशीष चतुर्वेदी के पास कोई बाइक या स्कूटर नहीं है, लिहाजा साइकिल से चलते हैं और ऐसे में सिक्योरिटी की समस्या आती है। आपके पास एक गार्ड आपको मिला हुआ है? हाँ, मुझे सुरक्षा दी गई है। सुरक्षाकर्मी को सरकारी साइकिल भी दी गई है मेरी सुरक्षा के लिए। क्योंकि मैं साइकिल से चलता हूं तो मेरे सुरक्षा गार्ड को इसलिए साइकिल दी गई, और साइकिल से मेरे साथ सुरक्षा ड्यूटी करने में असमर्थता जताते हैं। क्या आपको लगता है आपको दिक्कत आती है सुरक्षा देने में? हाँ सर, साइकिल से अपन जाते हैं, जैसे सिक्योरिटी भीड़ भाड़ में साथ छूट जाता है, फिर ये आगे निकल जाते हैं, फिर अपन पीछे से जाते हैं दौड़ करके। और साइकिल से सर सुरक्षा में दिक्कत तो आती है। आशीष चतुर्वेदी की जान खतरे में है, तो इसकी वजह है व्यापम घोटाले में किए उनके खुलासे। आशीष ने कैसे खोली इस बड़े घोटाले की परतें, ये बताने के लिए आपको ग्वालियर की पारस विहार कॉलोनी में आशीष के घर लिए चलते हैं। आशीष की मां की मृत्यु होने के बाद आशीष ने अपने पिता की शादी करवाई, और अब यहां उनकी नई मां और पिता और 2 बहनें रहती हैं। आशीष ने व्यापम में मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में हुई धांधली का खुलासा किया था, लेकिन क्यों? मेरी मदर को कैंसर था। उस समय कैंसर के इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज से लिंक्ड हॉस्पिटल में जाना आना रहता था, कई सारे डॉक्टर से मिलना रहता था। उस दौरान एक बात सामने आती रहती थी कि कुछ फर्जी डॉक्टर्स भी इस मेडिकल प्रोफेशन में आ रहे हैं जो इस मेडिकल प्रोफेशन के लायक नहीं है। उन सब तो एक बात आती थी, लेकिन कैसे आते हैं ये सारी सच्चाई सामने नहीं आ पाती थी। मां की मौत और नाकाबिल डॉक्टरों ने आशीष को डॉक्टरी की पढ़ाई के फर्जीवाड़े की तह में जाने के लिए प्रेरित किया, और तब उन्हें मिला एक डॉक्टर जिसे मध्य प्रदेश के भ्रष्टाचार ने डॉक्टर बना दिया था। उसने बताया कि जब उसने पीएमटी एग्जाम दे रहा था तो भोपाल, उसका पीएमटी एग्जाम जब हो रहा था तो भोपाल में डीबी मॉल में पिक्चर देख रहा था, और उस दिन उसने 2 शो एक साथ देखे। और दिल्ली में उसका एग्जाम हो रहा था, क्योंकि उसे बताया गया था ऐसा ना हो कि वो दिल्ली में एग्जाम होता रहे और वो ऑन रिकॉर्ड कहीं कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, या किसी सीसीटीवी कैमरे में या किन्हीं कारणों से ऑन रिकॉर्ड वो उसकी प्रेजेंस भोपाल में शो हो जाए। तो इसलिए उसको 2 शो एक साथ देखने के लिए बोला गया, जिससे वो पिक्चर हॉल में रहे और उसकी उपस्थिति दिल्ली में शो हो। तब मैं दंग रह गया कि मध्य प्रदेश में ऐसे भी लोग डॉक्टर बन रहे हैं जो पिक्चर देखते हुए डॉक्टर बन जाते हैं। ये सिर्फ एक खुलासा था जिसकी शिकायत आशीष ने साल 2010 में की थी, लेकिन इसके बाद आशीष चतुर्वेदी ने इसे अपना जुनून बना लिया। 2011 में उन्होंने स्टिंग करके मेडिकल प्रवेश परीक्षा की पूरी धांधली सामने रख दी। भ्रष्टाचार काउंसलिंग में भी हो रहा था। उसके बाद काउंसलिंग में भी जब मैं गया तो काउंसलिंग में भी एक नए तरीके का फर्जीवाड़ा सामने आया, जिसमें प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, गवर्नमेंट कोटे की जो सीट होती है जिन पर होनहार और मेधावी छात्रों को प्रवेश मिलना होता है शासकीय कोटे से, उन सारे कोटे की सीटों को ब्लॉक करके मैनेजमेंट कोटे में ट्रांसफर कर लेते हैं, जिससे कि उनको सीटों को 10 से 15 लाख रुपए में एमबीबीएस की सीट को बेचा जाता है, और एमडी और एमएस की एक सीट को 1.5 से 2 करोड़ रुपए तक में बेचा जाता है। साल 2013 में पीएमटी यानी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम का पेपर आउट हुआ, तो इसकी जानकारी भी आशीष ने जांच एजेंसियों को पहले दे दी थी, लेकिन उन्हें खुलासे करने की जगह मलाई काटने की राय मिली। जब लगातार शिकायतें और कार्रवाई के लिए मेरे द्वारा प्रयास किए गए, उस दौरान मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के डेप्यूटी सेक्रेटरी एसएस कुमरे से मिला, तो उनका एक बड़ा हास्यास्पद बयान मुझे अभी भी याद आता है कि उन्होंने जिस प्रकार का एक मुझे सलाह दी, इस पूरे कुएं में भांग घुलिए, तुम भी नशा लो, तुम्हें भी मजा आएगा। आशीष के मुताबिक साल 2012 में ही उन्हें एक बार किडनैप करके हत्या की कोशिश हो चुकी थी।
यह है ग्वालियर का गजराजा चिकित्सा महाविद्यालय। यहाँ पर सबसे पहले 2012 में व्यापम घोटाले में आवाज उठाने वाले आशीष चतुर्वेदी का इसी के गेट से यहाँ से ही अपहरण हुआ था। 10 अक्टूबर 2012 को जब मैं इस घोटाले की जानकारी लेने, इस घोटाले के संबंध में जानकारी लेने के लिए आरटीआई की जानकारी लेने यहाँ कॉलेज परिसर आया। कॉलेज में आने के दौरान यहाँ बाहर से ही लड़कों ने मुझे उठा लिया और सामने आप मेडिकल हॉस्टल देख रहे हैं, वहाँ मेडिकल हॉस्टल ले जाकर मुझे बंधक बनाया। सामने मेडिकल हॉस्टल के कमरा नंबर 16 में वो लोग मुझे उठाकर ले गए। तो वहाँ चूंकि हॉस्टल में एक बात उन्होंने बता दी, बोले आरटीआई आया है, आरटीआई। तो जो भी लोग आए उन्होंने मारपीट करना शुरू की। काफी सारे मतलब जब मेरी हालत बिल्कुल एकदम मरणासन स्थिति में हो गई थी, तब उन्होंने मुझसे कोरे कागज पर अंगूठे लगवाए और हस्ताक्षर भी करवाए कि अगर मैं मर जाऊँ तो वो उसको सुसाइड दे दें। अच्छा, उसको लिख दें कि मैंने आत्महत्या की है। और एक कागज पर मुझसे लिखवाया है कि सूचना के अधिकार के तहत जो भी जानकारी मैंने मेडिकल कॉलेज गजराजा चिकित्सा महाविद्यालय से मांगी है, वो ऐसी कोई भी जानकारी मैं नहीं चाहता हूँ। अगले दिन वो कागज महाविद्यालय में जमा भी करा दिया गया था। आशीष बताते हैं कि पहली बार जिन 37 छात्रों के फर्जी तरीके से मेडिकल कॉलेज में दाखिले का खुलासा हुआ, तो उनमें एक रसूख वाले छात्र का नाम हटा दिया गया। सरकार के पूर्व एडवोकेट जनरल से जब आशीष ने चिट्ठी लिखकर वजह पूछी, तो सुनिए उनके साथ क्या हुआ। कार्यालयीन कर्मचारियों द्वारा मुझे इनके कक्ष में ले जाया गया। वहाँ इन्होंने स्वयं मुझसे कहा कि मुझे मालूम है तुम्हारी माताजी का देहांत हो चुका है, तुम्हारा छोटा वाला भाई सड़क दुर्घटना में एक्सपायर हुआ है, और अगर पहले तो मैं तुम्हें बता दूं, मीडिया में कोई मेरा नाम नहीं छापेगा। मेरा नाम एमपीएस रघुवंशी मुझे कहते हैं, और फिर भी अगर मेरा नाम इस घोटाले में तुमने सामने लाया तो तुम रोड पर चलते हो, रोड पर एक्सीडेंट बहुत होते हैं, सावधान रहना, बच के चलना। एक दो नहीं, आशीष ने लगातार भर्ती घोटाले से जुड़े रसूख वाले लोगों के भ्रष्टाचार की कहानी जांच एजेंसियों को दी है। वो कई अहम मामलों में जांच एजेंसी के गवाह भी हैं। पिछले 4 साल में 14 बार हमले झेल चुके आशीष कहते हैं कि पुलिस उनकी सुरक्षा के लिए नहीं, निगरानी के लिए है। आशीष चतुर्वेदी का मानना है कि उनके ऊपर जो हमले हो रहे हैं वो व्यापम घोटाले में उनके इन्वॉल्वमेंट को लेकर के ही हो रहे हैं, और निश्चित रूप से ये सुनियोजित और षड्यंत्र के तहत ये हो रहा है, जो कि कुछ एक ग्रुप के तहत ही हो रहा है। यानी इनके ऊपर जो हमले हो रहे हैं व्यापम से संबंधित हमले ही हो रहे हैं। इसी तरह प्रशांत पांडे उन चंद लोगों में शामिल हैं जो व्यापम घोटाले की परतें उधेड़ने में स्पेशल टास्क फोर्स का साथ दे रहे थे। घोटाले उजागर करने के बाद अब प्रशांत पांडे व्यापम घोटाले से जुड़ी मौतों के आंकड़े को सिर्फ 5% बता रहे हैं। उनको भी खतरा है। सुरक्षा एजेंसियों के लिए प्रशांत पांडे बरसों से एक जाना पहचाना नाम रहा है। प्रशांत पांडे की गिनती उन साइबर एक्सपर्ट के तौर पर होती है जो हैकिंग में माहिर हैं। यही वजह थी कि व्यापम घोटाले की जांच शुरू करते ही मध्य प्रदेश की स्पेशल टास्क फोर्स ने प्रशांत पांडे की मदद ली, और इसके बाद प्रशांत ने मध्य प्रदेश के व्यावसायिक परीक्षा मंडल के दफ्तर से जुड़े दस्तावेजों को खंगालकर एसटीएफ को सौंप दिया। व्यापम घोटाले की जांच में प्रशांत की इस अहम भूमिका ने उन्हें आरोपियों की आंख का कांटा बना दिया है। मैं जो भी बोल रहा हूं दैट इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स। जो इंफॉर्मेशन मेरे पास है, मैं मानता हूं कि मशीन नेवर स्पीक्स लाई। मशीन झूठ नहीं बोलती है, और मैं सिर्फ उतनी बात बोल रहा हूं जो मशीन बोल रही है या जो प्रामाणिक है। ये तस्वीरें 5 जुलाई 2015 की हैं, जब कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने व्यापम के जरिए हुए एडमिशन की एक एक्सेल शीट में व्यापम घोटाले में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का नाम कई छात्रों के सिफारिशकर्ता के तौर पर पेश किया था। इल्जाम बड़ा था। कांग्रेस के जरिए इन दस्तावेजों के सामने आते ही प्रशांत पांडे मध्य प्रदेश सरकार के निशाने पर आ गए थे। चंद महीने बाद ही शिवराज सिंह चौहान सरकार ने भोपाल के होटल प्लाजा में एक हार्ड डिस्क के साथ प्रशांत को गिरफ्तार किया और दावा किया कि प्रशांत जांच की जानकारी लीक कर रहे हैं। दरअसल प्रशांत पांडे इस घटना के बाद पहली बार चर्चा में आए। उसके बाद उन्होंने व्यापम के तौर तरीकों के बारे में खुलासे करने शुरू कर दिए। दरअसल प्रशांत पांडे दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट की सुरक्षा के मामले में, 2G घोटाले के मामले में और आईपीएल फिक्सिंग के मामले में सरकारी जांच एजेंसियों की मदद कर चुके हैं। इसलिए माना गया कि सरकार ने उन्हें जानबूझकर फंसाया। 36 साल के प्रशांत पांडे को न सिर्फ व्यापम घोटाले के खुलासों की वजह से धमकियां मिल रही हैं, बल्कि उन पर जानलेवा हमला भी हो चुका है। एक्सीडेंट बर्दाश्त किया है मेरी लाइफ में, जो बिना कारण से रॉन्ग साइड से कोई ट्रक आकर अगर मेरी गाड़ी को, मेरी वाइफ जो चला रही हैं, मेरे पेरेंट्स थे गाड़ी में, मेरी छोटा 4 साल का बच्चा था, और
एक नहीं, कई बार ऐसी थ्रेट्स मैंने खुद अपने ऊपर बर्दाश्त की हैं। प्रशांत पांडे के मुताबिक व्यापम घोटाले से जुड़ी 40 से ज्यादा मौतें दरअसल सबूत मिटाने की प्रक्रिया का हिस्सा हैं। उन्हें डर है कि किसी दिन घोटाले की हकीकत सामने लाने वाले उन जैसे लोगों की जान भी जा सकती है। हो सकता है कल जब ये फिगर कोई आपकी हाफ सेंचुरी कंप्लीट हो सकता है जो बचे हुए विजिबल ब्लोस हैं उसी में से कोई नाम आपको मिल जाए। इनफैक्ट एक्सपेक्ट तो ये भी कर रहे थे कि शायद वी कुड बी द नेक्स्ट टारगेट, क्योंकि वही लोग हैं जो इनिशिएट कर रहे हैं। प्रशांत पांडे एसटीएफ के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जिसके दायरे में मौतों की जांच करना नहीं है, लेकिन अब सरकारी दस्तावेजों में हुई गड़बड़ी की जांच के साथ साथ प्रशांत मौतों पर भी सवाल उठा रहे हैं। पूरे घोटाले का 5% का जो आउटपुट है उसमें से ये 50 मौतें आपको मिली हैं, पर अब आप सोचिए 95% ऐड होंगे और उसमें जब लोगों की जिनकी डेथ हुई है उनको अगर कलेक्ट करके और उसका इन्वेस्टिगेशन होगा तो फिगर कैन गो एट अ ह्यूज लेवल। प्रशांत पांडे को इसी साल फरवरी में हुए जानलेवा हमले के बाद मध्य प्रदेश छोड़ना पड़ा और अब वो दिल्ली में रह रहे हैं और उन्हें हाईकोर्ट ने दिल्ली में सुरक्षा मुहैया करवाई है। तीसरा चेहरा आनंद राय का। इंदौर के रहने वाले हैं, व्यापम घोटाले में पहली जनहित याचिका दायर करने के लिए जाने जाते हैं। बड़ी बात यह है कि वो आरएसएस और बीजेपी के सदस्य रह चुके हैं और अब अपनी पार्टी के खिलाफ खड़े हैं। मध्य प्रदेश के खूनी घोटाले के खिलाफ सबसे पहले आवाज उठाने वालों में शुमार किया जाता है आनंद राय का नाम। इंदौर के रहने वाले आनंद राय की जनहित याचिका के बाद इस मामले में हाईकोर्ट की निगरानी में एसटीएफ की जांच शुरू हुई थी और अब वही आनंद राय व्यापम घोटाले में हुई मौतों का सवाल उठा रहे हैं। लेकिन आप ये तस्वीरें देखकर चौंक जाएंगे। ये तस्वीर तब की है जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता के तौर पर काम किया करते थे आनंद राय। साल 2005 से 2013 तक आरएसएस में सक्रिय आनंद राय का परिचय पत्र भी आरएसएस से उनके रिश्तों का गवाह है। यही नहीं, जरा ये तस्वीर भी देखिए। शिवराज सिंह चौहान के साथ आनंद राय की तस्वीर, जिसमें वो भगवा कपड़ों में नजर आ रहे हैं। ये उस दौर की तस्वीर है जब आनंद राय बीजेपी के सक्रिय सदस्य थे और उन्होंने बाकायदा बीजेपी की आजीवन सदस्यता ली थी। ये उसी रसीद की तस्वीर है। लेकिन आरएसएस और बीजेपी के साथ उनके रिश्ते तब टूट गए जब उन्होंने व्यापम घोटाले की परतें उधेड़नी शुरू की। दरअसल आनंद राय का परिवार इंदौर से 150 किलोमीटर दूर हरदा के महेंद्र गांव का रहने वाला है। पिता एक टीचर रहे हैं जो अब रिटायर हो चुके हैं। 7वीं तक हिंदी माध्यम में पढ़ाई करने वाले आनंद राय 1993 में प्री मेडिकल टेस्ट की तैयारी करने इंदौर आ गए। कहते हैं कि रोज 55 किलोमीटर साइकिल चलाने के बाद 3 कोचिंग की, 3 बार प्री मेडिकल टेस्ट में नाकाम होने के बाद चौथी बार सफल हुए, डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर लिया। 38 साल के आनंद राय ने डॉक्टरी की पढ़ाई की तो बीजेपी ने साल 2006 में उन्हें इंदौर महानगर के चिकित्सा प्रकोष्ठ का उपाध्यक्ष बना दिया। उनका नियुक्ति पत्र भी एबीपी न्यूज आपको दिखा रहा है। बीजेपी से यही नजदीकी साल 2007 से शुरू हुए व्यापम घोटाले से उनके परिचय की वजह बनी। जैसे जैसे व्यापम घोटाले का विस्तार हुआ, आनंद राय ने बगावत की ठान ली। आनंद राय अब व्यापम घोटाले में आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ खड़े हैं और लगातार खुलासे कर रहे हैं। जान से मारने की धमकियां आनंद राय को भी मिलती रही हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने आनंद राय को सुरक्षा तो मुहैया कराई है, लेकिन सिर्फ सुबह 11 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक। अपनी ही पार्टी की सरकार है, लेकिन अब आनंद राय के खुलासे ने उन्हें सरकार का दुश्मन बना दिया है। अब जांच सीबीआई को जाएगी तो पता नहीं और कितनी परतें खुलेंगी। सबसे बड़ा खूनी घोटाला बनता जा रहा है ये व्यापम।